प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है ज्वाइंट बार ग्राफ, जिसको हम हिंदी में संयुक्त स्तंभालेख कहते हैं। इसके बारे में हम सीखेंगे। बच्चों, जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाता है, छोटे से आंकड़े में आप बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे लेते हैं। आप क्रिकेट देखते हैं कि पहले से 50 ओवर के बीच में किस प्रकार से रन की बढ़ोतरी हुई किस ओवर में, तो आप देख करके प्रश्नों के उत्तर आराम से समझ लेते हैं कि 5वें ओवर में कि ज़्यादा रन बना है कि 10वें में बना है। इस प्रकार से ग्राफ की सहायता से हम आपको आंकड़ों का आकलन करना, पाठन करना, इसमें हम बताएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्तंभालेख आपने कक्षा 6वीं में भी सीखा है कैसे बनाते हैं। यहाँ पर संयुक्त स्तंभालेख है, ज्वाइंट बार ग्राफ, दो बार ग्राफों को एक साथ जोड़ना, उसको हम कहते हैं ज्वाइंट बार ग्राफ, संयुक्त स्तंभालेख। यहाँ पर हम जो चर्चा करने चल रहे हैं बच्चों, इसमें ज्वाइंट बार ग्राफ में किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। ज्वाइंट बार ग्राफ इज ए सेट ऑफ बार ग्राफ्स। हमने कहा सेट ऑफ बार ग्राफ्स मतलब दो बार ग्राफ जो होते हैं एक में मिला देते हैं। इस ज्वाइंट बार ग्राफ इज ए सेट ऑफ बार ग्राफ्स शोइंग डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट ज्वाइन टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए दो बार ग्राफ एक साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट बार ग्राफ। ये ज्वाइंट बार ग्राफ is a set of bar graphs showing different sets of information but joined to each other। यहाँ पर हम अजय और विजय के खेतों में गेहूं के उत्पादन की क्विंटल में जानकारी संयुक्त स्तंभालेख में दी गई है, उसको हम एक में करके पढ़ना चाह रहे हैं। पहले हम आपको अलग अलग दिखाएंगे। अजय के गेहूं का उत्पादन वर्ष और क्विंटल में, विजय के गेहूं का उत्पादन वर्ष और क्विंटल में दिखाएंगे। ये देखिए, observe the two bar graphs below which show the wheat production in quintals in Ajay and Vijay farms। अजय और विजय के खेतों में गेहूं को उत्पादन की क्विंटल में जानकारी स्तंभालेख के द्वारा दी गई है। देखिए, अजय व्हीट प्रोडक्शन है और ये क्या है, विजय व्हीट प्रोडक्शन है। 2000, ये देखिए 2011 लिखा है। वर्ष को हम एक्स एक्सिस, आप सभी जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये बार ग्राफ है, आपने कक्षा 6वीं में सीखा है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस आधार की तरफ, और जो लंब होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो बच्चों, एक्स एक्सिस पर हम वर्ष को दर्शाए हैं और वाई एक्सिस पर उत्पादन क्विंटल में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देख करके आप बता सकते हैं कि वर्ष 2011 में अजय के पास कितना क्विंटल जो गेहूं का उत्पादन हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 40 है, 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ था। ये बार ग्राफ है। और फिर 2012 में कितना गेहूं पैदा हुआ था, तो आप देख के उत्तर बता सकते हैं कि 2012 में यहाँ ये कितना है, 2012 में 50 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ था। फिर 2013 में कितना क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, तो इसके लाइन में आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए, आप बता सकते हैं सीधा फुल पट के द्वारा आप खींचेंगे
तो 40 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ था। और 2014 में ये देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 10 क्विंटल दिखा गया है, तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है ये, और ये 40 और 5 कितना हो जाएगा, ये देखेंगे सीधा सीधा इधर आएगा, ये लाइन टेढ़ी हो जा रही है, आप सीधा फुलपट से नापेंगे तो 45 क्विंटल गेहूं आएगा कि 2014 में 45 क्विंटल पैदा हुआ था। अब विजय के गेहूं का देख लेते हैं, विजय व्हीट प्रोडक्शन, ये 2011 में इनके यहाँ कितना पैदा हुआ था, ये देखिए इनके यहाँ भी वही 40 क्विंटल ही पैदा हुआ था। और 2012 में इनके यहाँ ये 50 और ये 60 है, ये बीच में हुआ था, देखिए यहाँ पर तो 55 क्विंटल हुआ था। 2013 में इनके यहाँ 30 क्विंटल पैदा हुआ था। ये उत्तर देख बता सकते हैं कि 2013 में कितना पैदा हुआ, 30 क्विंटल्स। 2014 में भी 40 क्विंटल पैदा हुआ था। कितना पैदा हुआ था, 40 क्विंटल। अब यहाँ पर दो आलेख की जानकारी है बच्चों, इन दोनों आलेख की जानकारी एक आलेख में करके बताना है, एक आलेख में करके बताना है। तो 2011 में इनके यहाँ प्रोडक्शन, इनके यहाँ दोनों का प्रोडक्शन हम एक साथ कर लेते हैं, इसको उठा करके इसके पास रख लेते हैं, और 2012 वाला को उठा करके 2012 के बगल रख देते हैं, 2013 वाले को 2013 के तरफ, और 2014 वाले को 2014 के समय। तो इस प्रकार से बार ग्राफ तैयार हो जाता है। ये देखिए, अजय एंड विजय व्हीट प्रोडक्शंस, अजय एंड विजय व्हीट प्रोडक्शन। ये देखिए, ये 2011 के बगल में ला के किसका रख दिया, इसका व्हाइट वाला दिखा गया था विजय का, तो व्हाइट वाला विजय का इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। दोनों बार ग्राफ जो अलग अलग थे, यहाँ पर ए अलग था और ए अलग था, इन दोनों को समझो प्लस कर दिया गया, मिला दिया गया, तो ये ज्वाइंट बार ग्राफ तैयार हो गया। अब यहाँ पर कलर से दिया गया है, सेम है, 1 सेंटीमीटर में 10 क्विंटल है, माने 1 सेंटीमीटर में 10 क्विंटल, एक खाने में 1 क्विंटल समझ लीजिए। तो अजय का ये है कलर वाला और विजय का क्या है, व्हाइट वाला। तो अब इन पर जो होता प्रश्न अगर पूछा जाए, जैसे आप अलग अलग उत्तर दिए, तो अब इन प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही हम संयुक्त स्तंभालेख का निरीक्षण करके कर सकते हैं, संयुक्त स्तंभालेख का निरीक्षण करके कर सकते हैं। तो जब दोनों ग्राफ को एक साथ कर दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट बार ग्राफ या संयुक्त स्तंभालेख, ज्वाइंट बार ग्राफ या संयुक्त स्तंभालेख। Observe the graph shown alongside and answer the following questions. इस ज्वाइंट ग्राफ अजय और विजय के गेहूं उत्पादन का जो एक साथ दिया गया है बच्चों, अजय एंड विजय व्हीट प्रोडक्शंस, इसमें से कुछ प्रश्न है, जैसे अलग अलग प्रश्नों के उत्तर हमने दिया था अजय और विजय के। यहाँ पर साथ में प्रश्न दोनों एक साथ हो गए, तो प्रश्न भी साथ में ही पूछे जाएंगे। तो आप संयुक्त स्तंभालेख को देख करके आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम। लिखा है, इन व्हिच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ व्हीट। किस वर्ष दोनों का गेहूं उत्पादन समान है, किस वर्ष दोनों का गेहूं उत्पादन समान है। तो बहुत ही आसान उत्तर है बच्चों, 2011 में 40 क्विंटल अजय के भी खेत में हुआ था, और 2011 में विजय के खेत में भी 40 क्विंटल ही हुआ था। इन व्हिच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर। और 2012 में देखिए दोनों में कम ज्यादा है, 2013 में भी दोनों में कम ज्यादा है, और 2014 में भी दोनों में कम ज्यादा है। एक है यही 2011 में, वर्ष 2011 में दोनों में के खेत में समान उत्पादन हुआ था। कितना उत्पादन हुआ था वो नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है किस वर्ष दोनों का गेहूं उत्पादन समान है। तो आप लिख देंगे 2011, इसका उत्तर यही हो गया, वर्ष 2011, वर्ष 2011। अब चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं।
In year 2014, who produced more wheat? वर्ष 2014 में किसके गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ? वर्ष 2014। चलिए वर्ष 2014 कहाँ चलते, यहाँ पर है वर्ष 2014। ये गाढ़ा वाला कलर किसका है? अजय का। और ये सफेद वाला कलर किसका है? विजय का। तो किसका आंकड़ा ऊपर जा रहा है बच्चों? अजय का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ष 2014 में किसके गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ? अजय के गेहूं का उत्पादन, अजय के गेहूं का उत्पादन क्या है? अधिक हुआ। अब कितना अधिक कम पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना है कि वर्ष 2014 में अजय के गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ। लिख दिया हमने अजय। क्या लिखा है? उत्तर पूछा किसके? उत्तर पूछा किसके गेहूं का उत्पादन, अजय या विजय? तो उत्तर होगा अजय। In year 2013, how much wheat did Ajay and Vijay each produce? In year वर्ष 2013 में प्रत्येक का गेहूं उत्पादन कितना था? वर्ष 2013 में गेहूं, प्रत्येक का गेहूं उत्पादन। तो वर्ष 2013 में ये देखिए, ये है 2013। अजय का कितना उत्पादन था? 40 क्विंटल। अजय का कितना उत्पादन था? 40 क्विंटल। और विजय का कितना उत्पादन था? 30 क्विंटल। इधर आएगा 30। ये देखिए, ये लाइन इधर आ गई, ये, और ये लाइन इधर आई 40 वाले पर, ये। तो वर्ष 2013 में अजय का गेहूं उत्पादन 40 क्विंटल था और विजय का कितना था? 30 क्विंटल था। कितना था? 30 क्विंटल। अजय का 40 क्विंटल और विजय का क्या था? 30 क्विंटल। तो बच्चों आपने देखा कि संयुक्त स्तंभालेख से अगर दिया है तो संयुक्त स्तंभालेख छोटे जगह में भी आ जाता है और बहुत सारे आंकड़ों की जानकारी हमको देता है, और हम उस आंकड़ों की जानकारी से प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे लेते हैं। बहुत आसानी से क्या होता है बच्चों? दे लेते हैं, और जरा से भी त्रुटि नहीं होती है। इस प्रकार से संयुक्त स्तंभालेख अगर दिया है, प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न को समझिए, चार्ट को संयुक्त स्तंभालेख का अच्छी तरह से वाचन करिए। एक्स एक्सिस पर वर्ष ईयर दिया है और उत्पादन जो क्विंटल में है वह वाई एक्सिस पर दिया गया है। आंकड़े बराबर दिए गए हैं और इधर इसके लिखा रहता है, माप लिखा रहता है, मापन किस आधार पर ये बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 क्विंटल है। एक खाने का मतलब 1 क्विंटल होता है। एक खाने का मान, ये जो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पर आप गिनेंगे 10 खाना होता है, तो हर एक खाने का मान जो होता है बार ग्राफ पर 1 क्विंटल दर्शाया गया है। 1 क्विंटल क्या हुआ है बच्चों? दर्शाया गया है। रीडिंग ए ज्वाइंट बार ग्राफ। रीडिंग ए ज्वाइंट बार ग्राफ। संयुक्त स्तंभालेख का वाचन हम कैसे करते हैं? संयुक्त स्तंभालेख दिया है, उसका वाचन हम किस प्रकार से करते हैं? एक तो हमने अजय विजय का अलग अलग करके दिया था, ग्राफ के बारे में हमको जानकारी थी, और दोनों बार ग्राफ को एक साथ लिख दिया, संयुक्त स्तंभालेख हो गया। और दोनों के अलग अलग प्रश्न थे, दोनों को ज्वाइंट हो गए, प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने सीखा। यहाँ पर हम चलिए बार ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन पुणे फॉर 5 days इज गिवन। रीड द ज्वाइंट बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पुणे शहर के 5 दिनों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहाँ सेंटीग्रेड में दिया गया है। संयुक्त स्तंभालेख का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर दो। पहले संयुक्त स्तंभालेख ही हम आपको दिखाते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। 1 सेंटीमीटर का मान क्या है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड।
और ये मैक्सिमम टेम्परेचर है व्हाइट वाले से, मैक्सिमम टेम्परेचर व्हाइट वाला दिखा रहा है और मिनिमम टेम्परेचर जो है ब्लू कलर का दिखा रहा है। एक्स एक्सिस पर दिनों के नाम है, एक्स एक्सिस पर क्या है बच्चों, दिनों के नाम है, और वाई एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर है। एक्स एक्सिस है आधार, एक्स एक्सिस होता है, और ये लंब जो होता है वाई एक्सिस होता है। इस पर टेम्परेचर दिया गया है, तापमान, और एक्स एक्सिस पर क्या है, दिनों के नाम। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर आप देख रहे हैं कौन सी जानकारी दी गई है, किसके बारे में दिखाया गया है, एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है। तो व्हाट डाटा इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट डाटा इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर कौन सी जानकारी दर्शाई गई है। तो दिनों के नाम, डेज लिख दो, डेज, दिनों को दर्शाया गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट डाटा इज शोन ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर कौन सी जानकारी दर्शाई गई है। तो बच्चों आप बता सकते हो क्या दर्शाया गया है, टेम्परेचर माने तापमान। वाई अक्ष पर कौन सी जानकारी दर्शाई गई है, तापमान दर्शाया गया है। व्हिच डे हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से दिन का तापमान अधिकतम है, सबसे अधिक तापमान किस दिन का है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर व्हाइट वाला है, व्हाइट खाने वाले मैक्सिमम टेम्परेचर है बच्चों, व्हाइट खाने वाला मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम सबसे बड़ा ऊंचा यही दिखता है, ये किस दिन का है, किस दिन का टेम्परेचर सबसे अधिक है, यही सबसे अधिक है टेम्परेचर इसी दिन का। ये कौन से दिन का है, मंडे। कौन सा दिन है बच्चों, मंडे है। ये देखिए मंडे यहाँ पर दिया गया नीचे, ये मंडे है, मंडे का तापमान सबसे अधिक है। और मंडे का कौन से दिन का तापमान न्यूनतम है, तो अधिकतम हो गया। अब न्यूनतम किससे दिखाया गया, इस कलर का, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है, ये देखिए सबसे छोटा ये दिख रहा है। तो किस दिन का तापमान सबसे कम है, कौन से दिन का तापमान सबसे कम है, तो ऑन व्हिच डे इज मिनिमम टेम्परेचर द हाईएस्ट। तो देखते हैं हम, इसका उत्तर आएगा थर्सडे। क्या आएगा, थर्सडे। अब क्या अगले प्रश्न है, ऑन थर्सडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। थर्सडे के दिन में, गुरुवार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कितना अंतर है। ये थर्सडे है, इसका अधिकतम तापमान यहाँ पर पूरा पूरा नहीं है बच्चों, नहीं तो 30 होता, कितना होता 30, 30 से कम है। और यहाँ पर न्यूनतम जो है ये 15, फुलपट से मापन स्केल से आप नापेंगे तो बराबर आएगा, नहीं तो 29 और ये 15 देखिए आएगा, ये 15 है। यहाँ पर ये 30 से कम है, आप नाप सकते हैं, देख सकते हैं, जितना भी टेम्परेचर दोनों का रहेगा उसका डिफरेंस आपको निकालना है, माने घटा देना है। विधि यही है बच्चों कि बड़े वाले टेम्परेचर में से छोटा वाला, हमने 29 में से 15 घटाया, आप 30 में से 15 अगर आंकड़ा जो लगता है वो घटाओगे, उत्तर सही आ जाएगा। तो गुरुवार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कितना अंतर है, 14 डिग्री का अंतर है। कौन से दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, ये भी प्रश्न है। कौन से दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, अधिकतम और न्यूनतम तापमान यही आएगा बच्चों, अधिकतम और न्यूनतम तापमान
अंतर सबसे अधिक इसी थर्सडे को ही आएगा। तो देखा आपने, अगर ज्वाइंट बार ग्राफ दिया है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उसका उत्तर आसानी से दे लेते हैं। अब देखिए, जैसे आपके कक्षा में लड़के लड़कियां हैं, उसका संयुक्त बार ग्राफ खींचना है। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं है, तो हम कैसे खींचेंगे बच्चों? तो बच्चों हम आपको खींचना जो रफली बताएंगे, आप उसको ग्राफ पेपर पर अभ्यास करके आसानी से खींच सकते हैं। आपने कक्षा 6वीं में सीखा भी है। तो बच्चों आपके पास ग्राफ पेपर कॉपी रहती है, परीक्षा में भी आता है तो ग्राफ पेपर दिया जाता है। तो संयुक्त स्तंभालेख खींचना कैसे खींचेंगे? The number of boys and girls in a school is given. Draw a joint bar graph to show this information. इस इंफॉर्मेशन के द्वारा कक्षा 5वीं में 52 लड़के 57 लड़कियां हैं, कक्षा 6वीं में 68 लड़के 63 लड़कियां हैं, कक्षा 7th में 67 बॉयज हैं 64 गर्ल्स हैं, 8th में 50 बॉयज 48 गर्ल्स, 9th में 62 बॉयज 62 गर्ल्स और 10th में 60 बॉयज एंड 64 गर्ल्स। अब आपने संयुक्त स्तंभालेख का वाचन किया, उसमें आपने एक्स एक्सिस को देखा और वाई एक्सिस को देखा। जैसे दिनों के नाम हमने एक्स एक्सिस पर देखा था, तो वैसे क्लास का नाम हम एक्स एक्सिस पर रख देंगे और बॉयज की जो संख्या है और गर्ल्स की जो संख्या है उसको हम वाई एक्सिस पर डाल देंगे। वाई एक्सिस पर उसको हम डाल देंगे। स्टेप्स फॉर कितना स्टेप लगेगा हमको ज्वाइंट बार ग्राफ बनाने में? ये देखिए बार ग्राफ है बच्चों। यहाँ पर हम ये एक्स एक्सिस है, बराबर लाइन खींचा, और ये वाई एक्सिस है। ऐसे बनाएंगे बच्चों, बार ग्राफ अपने पास है। आलेख कागज पर क्या करेंगे? पहला स्टेप, ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रा द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का। ये एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पर कटान बिंदु जहां पर है। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं? क्लास। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? क्लास। एक क्लास लिखेंगे, 5वीं, 6वीं, 7वीं जो भी क्लास है अपने पास है, इस पर क्लास बारो करेंगे और इस पर बॉयज और गर्ल्स वाई एक्सिस पर लिख देते हैं हम। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो फर्स्ट में आने ग्राफ पेपर ड्रा द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे? कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ ज्वाइंट बार्स इक्वल, सो द क्लासेज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाएंगे? क्लास दिखा देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप करेंगे, चूज ए स्केल फॉर द वाई एक्सिस, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट इक्वल टू 10 गर्ल्स बॉयज कर देंगे। मार्क द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर गर्ल और बॉयज का इधर नंबर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम? Using the scale, work out the height of columns required to show the number of boys and girls in each class. Use different colors to show the different bars in each set. दिए गए पैमाने के अनुसार प्रत्येक कक्षा के लड़कों एवं लड़कियों की संख्या दर्शाने वाले स्तंभों की ऊंचाई हम निश्चित करेंगे और दोनों ही स्तंभों को हम अलग अलग रंग से कलर कर देंगे। बच्चों आप कुछ भी कलर मान सकते हो, माने दोनों स्तंभ अलग अलग दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लड़के के लिए आपने कौन सा कलर यूज किया है और लड़की के लिए कौन सा यूज किया है। लड़की के लिए कौन सा यूज किया है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी हम मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 खाना होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना विद्यार्थी? तो पांचवी में कितने विद्यार्थी थे? लड़के कितने थे? 52 और लड़कियां कितनी थी? 57।
तो यहाँ पर जो आंकड़ा हम बनाएंगे, ये देखिए, ये 10 है, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। आपकी क्लास में 70 से ज्यादा नहीं है। इन्हीं आंकड़ों में सबका समावेश हो जाएगा, लड़के और लड़कियों का। 52 थे तो 50 के बाद देखिए 10, 20, 30, 40, 50 के बाद 2 खाने इधर आ जाएगा, 52 हो गया। 57 थे तो 7 खाने हो जाएगा। इस प्रकार से आप गिन करके बार ग्राफ पर ड्रा कर सकते हैं, और जो फाइनल हमको चित्र मिलेगा, जो बच्चों हमको फाइनल चित्र मिलेगा वो इस प्रकार की मिलेगा। अभ्यास करके देख सकते हो। ये देखिए, इस प्रकार का ग्राफ तैयार हो गया। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। बॉयज के लिए खुला वाला है, गर्ल्स के लिए कलर वाला है। अब यहाँ पर 5वीं क्लास देखिए, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास। यहाँ पर आप 5वीं क्लास में ये देखिए बॉयज के लिए है। बॉयज कितने थे? 52, 50, 51, 52। ये देखिए 2 खाना दिया गया है तो 52 हो गया इधर। और ये 57 है तो ये 55 हो गया, ये 56 हो गया, ये 57 हो गया, 57 है। ये देखिए 5 खाना, ये 5 भी निशान है, 50, ये 55 होता 5। यहाँ से यहाँ के बीच में 10 खाना है, और 1 सेंटीमीटर की दूरी है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर 10 खाने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 स्टूडेंट्स कहा गया। तो यहाँ 57 है तो यहाँ पर 57 आ जाएगा। अब देखिए छठी में 68 और 63 थे, तो 68 देखिए यहाँ 68 हो गया, यहाँ 63 हो गया। इस प्रकार से अभी आप ग्राफ पेपर देख करके अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों, संयुक्त स्तंभालेख के द्वारा जो आंकड़े दिए रहते हैं, जैसे हमारे देश की जनसंख्या है 10वीं साल मालूम होती है, इस प्रकार से आंकड़ों के रूप में दी रहती है। तो किस साल की कितनी जनसंख्या है 10 साल पर, और उसमें स्त्री कितने, पुरुष कितने, सारे आंकड़े हम ग्राफ पेपर देख करके आसानी से उत्तर जो है जान सकते हैं। ग्राफ पेपर को देख करके आसानी से उत्तर जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ पेपर आंकड़े जो दिए हैं, प्रश्न दिए हैं बच्चों, प्रश्न संग्रह 31 में आप ग्राफ पेपर पर, जैसे हमने बताया बनाने के लिए, आप ग्राफ पेपर पर मापन पट्टी की सहायता से आराम से सीधी लाइन में बना सकते हैं। माने एक्स एक्सिस पर क्या आंकड़े दर्शाना है और वाई एक्सिस पर क्या दर्शाना है, ये आपके समझ में आना चाहिए। इसके मापन कैसे होना चाहिए, उसको मापना चाहिए, 10-10 के अंतर के आंकड़े बनाना चाहिए। ये सब करेंगे तो आप आसानी से आप सीख सकते हैं। ये माने अच्छे से ग्राफ, ज्वाइंट बार ग्राफ जो होते हैं वो बना सकते हैं। आपने अलग अलग बार ग्राफ आपने सीखा है, अब जब दोनों को एक साथ बनाएंगे उसी को क्या कहते हैं? ज्वाइंट बार ग्राफ। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? ज्वाइंट बार ग्राफ। तो नाउ आई नो हम लोगों ने इसमें क्या समझा। तो इन ए ज्वाइंट बार ग्राफ द विड्थ ऑफ ऑल कॉलम्स शुड बी इक्वल। संयुक्त स्तंभालेख में सभी स्तंभों की चौड़ाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। चौड़ाई अलग अलग नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए, शुड बी इक्वल। संयुक्त स्तंभालेख में सभी स्तंभों की चौड़ाई समान होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव सेट्स ऑफ ज्वाइंट बार्स शुड बी इक्वल। क्रमिक संयुक्त स्तंभालेखों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। क्रमिक संयुक्त स्तंभालेखों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ए ज्वाइंट बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर ए कंपैरेटिव स्टडी। हमने पहले ही बताया, कंपैरेटिव स्टडी के लिए संयुक्त बार ग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो संयुक्त स्तंभालेख का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। संयुक्त स्तंभालेख का उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? कंपैरेटिव स्टडी माने तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। आपने समाचार पत्र पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, उसमें तमाम प्रकार के स्तंभालेख आपको दिखाई देते हैं।
तो कौन कौन से स्तंभालेख दिखाई देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से स्तंभालेख हैं। आप जो देखते हैं कि इसको हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं स्तंभालेख, हिस्टोग्राम को स्तंभालेख बोलते हैं। लाइन ग्राफ को इसको क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ को रेखालेख बोलते हैं। और पाई चार्ट बोलते हैं इसको वृत्तालेख। ये कितना परसेंट कौन दिखाता है इसमें देखिए, ये देखिए कितना कौन भाग दिखाता है, वृत्तालेख के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये लाइन ग्राफ है। अब जैसे ओवर की बात है तो 10 से 10, 5, 10, 15, 20 ओवर है, कितना रन ऊपर गया कितना नीचे आया, इसको हम रेखालेख के द्वारा ही दर्शाते हैं। कहाँ पर हाईएस्ट है, कहाँ पर लोवेस्ट है, कहाँ पर समान है, सब टेम्परेचर वगैरह की जानकारी हम लाइन ग्राफ में करते हैं। तो बच्चों ये स्तंभालेख है, हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ये लाइन ग्राफ जिसको रेखालेख बोलते हैं। ये पाई चार्ट है जिसको हम वृत्तालेख बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वृत्तालेखों की कोई भी जानकारी है, हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं, इसका उपयोग हम कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए करते हैं। तो बच्चों हम लोग सीख रहे थे ज्वाइंट बार ग्राफ के बारे में। ज्वाइंट बार ग्राफ दिया है तो उसके प्रश्नों को हम कैसे उत्तर देंगे आसानी से देख करके। अगर ग्राफ दिया है बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस चूज करेंगे, वाई एक्सिस चूज करेंगे, स्केल नापेंगे, इसके बाद जो आंकड़े दिए हैं उसको हम ग्राफ पेपर पर बना लेते हैं, तो दिए गए आंकड़ों की सारी जानकारी हम पा सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।